हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच जो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप लोग मुझे देख रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम अ न्यू यूट्यूबर नहीं, आई एम अ न्यू। मैं टीचिंग लाइन में काफ़ी टाइम से हूँ, बट यूट्यूब पे आने का अभी मौका मिला। चलो यार, इट्स अ मीडियम, इसके थ्रू हम शुरू करें, हम आप लोगों को पढ़ाएं, मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकूं। ठीक है। मैंने जैसे आप लोगों से कहा कि प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि यार ये टीचर हमसे ये चार्ज करेंगे, वो चार्ज करेंगे। मैं बस आप लोगों का सपोर्ट चाहता हूँ। 17 मार्च मैंने फर्स्ट डेडलाइन बनाई हुई है अपने आईसी स्टूडेंट्स के लिए कि मैं उनके लिए हेल्प आउट कर सकूं। सो इट्स माय, मतलब मेरा चैलेंज बोल लो आप लोग यार, या आपको जो कहना है, नो प्रॉब्लम। इफ यू वांट टू गिव मी नेगेटिव कमेंट्स, यू कैन मोस्टली वेलकम जी। इफ यू वांट टू क्रिटिसाइज मी, आप मुझे क्रिटिसाइज करो, मुझे बताओ मेरे अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं चेंजेस, मैं वो करूंगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं वीडियोस अच्छी नहीं बना सकता, मुझे नहीं आती बनानी, पर मेरे को एक चीज आती है और वो है पढ़ाना। तो मैं बस उस पर अपना पूरा फोकस कर रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। मैंने लास्ट बहुत मेहनत करके आईएससी अकाउंट्स 2024 वाला जो पेपर है उसको पूरा सॉल्व किया। उसमें अभी एक दो क्वेश्चन रह गए हैं स्टिल, मैं उस पर काफी लगा हुआ था, वो भी मैं कंप्लीट करके तुरंत डालूंगा। बट अब ना मैं ज्यादा टाइम नहीं है, बिकॉज वी हैव लेस टाइम। 2025 का मैं पेपर आज से शुरू कर रहा हूं, स्पेसिमन 2025 का पेपर। स्पेसिमन देखिए, अगर मेरे स्टूडेंट्स जो भी मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने मुझे स्टार्ट आउट किया है देखना, 2024 का पेपर, 25 का पेपर सैंपल पेपर, मैं एक 23 का पेपर, दो तीन चीज पेपर ही ना आप लोग मेरे साथ कॉन्टिन्यूसली में कीजिए। प्लीज ध्यान दीजिए, आपको बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव मिलेगा। बहुत आप लोगों को ये नहीं रहेगा कि यार हमने इसकी वीडियो देख के, इन सर की वीडियो देख के हमारा टाइम वेस्ट हुआ। नहीं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जिस टाइम आप लोग आपका पेपर कर रहे होगे, जिस टाइम आप लोग आप लिख रहे होगे, आपके मेरे को आप लोगों को मेरी वीडियोस याद आएंगी। ठीक है ना, कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे है, ये क्वेश्चन ऐसे हुआ। मैं बार बार इसीलिए आपको एक चीज बोलता हूँ कि मेरे को वीडियोस बनानी नहीं आती, मैं कोई टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, मुझे पढ़ाना आता है। मेरे को अपने पे बिलीव है कि मुझे पढ़ाना आता है, मैं वही चीज आपको देने के लिए आता हूँ बार बार। चलिए, आईएससी अकाउंट स्पेसिमेन 2025 का पेपर है मेरे सामने। सबसे पहले देख सकते हैं हम लोग आईएससी स्पेसिमेन 2025, मैं इसको पोस्ट में डाल दूंगा, आप लोगों को मिल जाएगा पूरा का पूरा पेपर। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से आते हैं। हमें बोला है द कमीशन ड्यू टू अ पार्टनर इज क्लोज्ड बाय। देखो, आप लोग अभी तक पढ़े होंगे ना, आपको पता होगा कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, उसमें एक टॉपिक है छोटा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजस्टिंग एंट्री क्लोजिंग एंट्री वाला। कौन सा टॉपिक है हमारा? एडजस्टिंग एंट्री क्लोजिंग एंट्री वाला। तो एक चीज ध्यान से देखिए, इन्होंने हमसे ना एक वर्ड बोला क्लोज्ड बाय। कमीशन ड्यू टू अ पार्टनर इज क्लोज्ड बाय। कोई भी चीज जो क्लोज होएगी, फर्स्ट पार्ट चैप्टर से एक क्वेश्चन है, तो कोई भी चीज जो क्लोज होएगी वो किस में होएगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से। किस अकाउंट से होएगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से क्लोज होएगी। और कमीशन है, फर्म के लिए एक्सपेंस है। कमीशन, कमीशन क्या है? फर्म के लिए एक्सपेंस है। तो हमेशा आप लोगों ने बस ऐसे चार चीजें समझनी है। कोई भी एसेट होता है ना, हमेशा वो डेबिट होता है। कोई एक्सपेंस होता है वो डेबिट होता है। कोई भी लायबिलिटी होती है वो क्रेडिट होती है। कोई भी इनकम होती है फर्म के लिए वो क्रेडिट होती है। सिंपल, मैंने आपको एक ट्रिक बताई। कोई भी चीज क्लोज होएगी, एडजस्टिंग एंट्री क्लोजिंग एंट्री, कोई भी चीज क्लोज होएगी कहां से होगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से। और हम कमीशन पे कर रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा। आंसर इज डेबिटिंग टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से देखिए, क्लोज होएगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, कहां से होएगी? एक्सपेंस है तो डेबिट। मैं आप लोगों को छोटी छोटी ट्रिक्स ऐसी सिखा दूंगा पेपर तक के टाइम में, पेपर तक जब तक आपका होगा, कि आप लोग इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आप लोगों के लिए पेपर इजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, कि आप कहेंगे यार ये तो हम, मतलब फटाफट हमें समझ आ गया सब कुछ। ठीक है, चलिए अगला लेते हैं। On the admission of Adil as a partner, the capitals of Rohan and Pawan after all adjustments were 50,000 and 40,000. हमें बात कर रखी है दो पार्टनर्स की। एक पार्टनर था हमारा रोहन, एक पवन, ठीक है, उनका, और एक तीसरा नया पार्टनर आ रहा है आदिल। उसके आने से पहले इन दोनों की कैपिटल्स थी 50 और 40। द कैपिटल्स, सॉरी, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स उनकी 50-40। द कैपिटल्स बिफोर आदिल्स एडमिशन वर 45,000 एंड 48,000। ठीक है जी, आने से पहले इतनी इतनी थी। The capital of the account of the partner having surplus capital was adjusted through his current account by passing the journal entry.
सरप्लस कैपिटल है किसकी? सरप्लस कैपिटल मतलब पहले से जिसकी ज्यादा थी। पहले थी हमारी रोहन पार्टनर की थी 45, नहीं पहले थी 50, और अब सॉरी पहले थी 45, अब होनी चाहिए उसकी 50। पहले थी 45, अब होनी चाहिए 50, मतलब वो तो डेफिसिट पोजीशन में है। और इसकी दूसरा पार्टनर है पवन, इसकी थी पहले से 48 और होनी चाहिए 40। पहले से थी 48, होनी चाहिए 40, मतलब ये सरप्लस में था। फिर से देखते हैं, रोहन की पहले से थी हमारी 45 पर होनी चाहिए 50, मतलब वो डेफिसिट पोजीशन में, उसकी कम है। और दूसरा पार्टनर है पवन, उसकी पहले से थी 48 और अब होनी चाहिए 40, मतलब वो अपने 8000 विड्रॉ कर सकता है। मतलब एक पार्टनर जो है दूसरा वाला कौन? पवन, वो अपने 8000 विड्रॉ कर सकता है। अगर पवन 8000 विड्रॉ कर सकता है तो एंट्री बनेगी डेबिट, पवन को डेबिट कर दो और उसके 8000 रुपए उसके करंट अकाउंट में डाल दो। पवन को 8000 से डेबिट कर दो और उसके 8000 उसके करंट अकाउंट में डाल दो। मतलब जब भी पार्टनर को फर्म से कुछ मिलता है, या वो पैसे लेके आता है, वो हमेशा क्रेडिट होता है। और जब वो फर्म से कुछ ले जाता है अपना, या उसका कोई एक्सपेंस होता है या लॉस होता है, वो हमेशा डेबिट होता है। तो इस केस में मैंने आपको क्या बताया, पवन को 8000 से आप डेबिट कर दो और उसके करंट अकाउंट में डाल दो, बी ऑप्शन। ठीक है मेरी बात? चलिए जी, ओके थर्ड पे आते हैं। Choose the components required to calculate goodwill of the firm by the capitalization of average profits method. अब हम ना यहाँ पे सबसे पहले एक मेथड लिखते हैं। इन्होंने हमें बोला गुडविल कैलकुलेट करनी है हमें, उसका मेथड है एक हमारा, अगर आप लोगों को याद हो, आपने चैप्टर्स पढ़े होंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू of average profits minus actual capital employed। हमारा फॉर्मूला कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसमें हमें क्या क्या चीजें यूज होंगी? ठीक है, इसमें हमें नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए, हमें एवरेज प्रॉफिट भी चाहिए, हमें एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड भी चाहिए। देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, मेथड है हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी। अब इसमें क्या चीज रही हमारी? इसमें हमारी ये चीज रही, कहीं पे भी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज की जरूरत नहीं पड़ी, हमें आर की जरूरत नहीं पड़ी इसमें, तो आंसर शुड बी PQS। देखिए छोटे छोटे एमसीक्यूज जो हैं हमारे, दीज आर द टेक्निकल क्वेश्चंस। मैं आप लोगों को बार बार एक चीज बताऊंगा, आपके एग्जाम में 1 मार्कर जो क्वेश्चंस हैं ये भी इजी नहीं जाएंगे, ये टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को हर क्वेश्चन को एक बार पढ़ना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, फिर जाके आप लोगों को समझ आएंगे कि ये क्वेश्चंस को हमें किस तरह से सॉल्व करना है। तो प्लीज कोई भी आंसर को जल्दबाजी में मत कीजिएगा। इफ यू हैव, आप लोगों के पास रीडिंग टाइम होगा, उसमें 1-2 बार अच्छे से पेपर को रीड कीजिए, फिर उसके बाद अटेम्प्ट लीजिएगा, जल्दबाजी नहीं। ISC का हमारा अकॉर्डिंग टू स्पेसिमेन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर टेक्निकल, तो प्लीज मैं आप लोगों से बार बार कहूंगा कि ध्यान से पेपर दीजिएगा। ठीक है, अगले पे आते हैं हम। 4th MCQ। Given below is a fictitious scenario. Read the information and answer the question that follows. एक छोटी सी बात, पिछला पेपर मैंने जो 24 का किया था उसमें मैंने पहले पार्टनरशिप किया था, उसके बाद में मैंने वॉल्यूम 2 वाले यानी कि शेयर्स डिबेंचर्स के क्वेश्चंस किए थे। वो थोड़ी सी गलती थी कि मेरे को कई बच्चों के कमेंट्स आए कि सर पेपर को एक ऑर्डर में कर दीजिए प्लीज, ताकि उन लोगों को इजी रहेगा। तो इसीलिए मैं सारे एमसीक्यूज को एक ऑर्डर में कर रहा हूं, इसके बाद बड़े क्वेश्चंस को भी मैं ऑर्डर में करूंगा। तो आप लोग प्लीज मेरे को ना डेली इस तरह से देखिएगा, ये हमारी ट्यूशन क्लास होगी डेली, कितना इतना इतना पोर्शन करके हम पेपर कंप्लीट, फिर उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी वीडियोस बना के मैं इसको कंप्लीट कर दूं। अगले आते हैं, गिवन बिलो इज अ फिक्शियस सिनेरियो, read the information and answer the question that follows. Beam International Limited, in order to raise additional funds for expansion purpose, took a loan of rupees 10 lakh at a rate of 12% per annum from NZ Bank on 1st July 2023.
again which it offered 15 lakh 8% debentures of 100 each as a collateral security। देखिए हमें बोला हुआ है भीम इंटरनेशनल लिमिटेड ने, कोई कंपनी होगी, उन्होंने ना किसी से बैंक से लोन लिया, एनजेड बैंक से 10 लाख रुपीस का एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब मैं सबसे पहले ना इसका लोन का इंटरेस्ट करता हूं, मैंने यहीं तक पढ़ा है बस, 10 लाख एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, और 1 जुलाई को लिया, तो 10 लाख का 12% 1,20,000, 9 महीने की बाद 9/12 तो सिर्फ 90,000 मेरा आता है 90,000। पर उसके बाद ये भी तो कोलैटरल दिए हैं मैंने, तो एक पॉइंट छोटा सा ध्यान से, कभी भी कोलैटरल सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स नहीं लगाना। कभी भी आप जब डिबेंचर्स देते हो और कोलैटरल आ जाए उस पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नहीं लगाना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब आप कोलैटरल के तौर पे डिबेंचर्स देते हो, कोलैटरल सिक्योरिटी आ जाए, उस पे आईओडी नहीं लगेगा। तो इसलिए सिर्फ 10 लाख का 12% इंटू 9/12, तो आंसर शुड बी 90,000। ठीक है जी, इस तरह से हमने करते चलना है। अगला आते हैं हम, ईरा। A partner in a firm was allowed to retain the whole of the stock as a remuneration of services rendered by her in the course of the dissolution of the firm. The value of the stock was 10,000, which had been transferred to the realization account. देखिए एक सिंपल सी चीज, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ना एक इसमें ईरा पार्टनर है, उसको हमने बोला was allowed to retain the whole of the stock, फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो हमने ईरा एक पार्टनर को बोला हम आपको रेम्यूनरेशन देंगे। ठीक है, रेम्यूनरेशन के तौर पे हमने अपना 10,000 का स्टॉक उनको दे दिया। फिर से ध्यान से सुनिएगा, रेम्यूनरेशन के तौर पे हमने अपना 10,000 का स्टॉक उनको दे दिया। मैं क्या समझा रहा हूं, मैंने एक 10,000 का स्टॉक था, ईरा को दे दिया। तो सबसे पहली चीज ध्यान से चलते हैं, ईरा पार्टनर इन द फर्म वाज अलाउड टू रिटेन द होल ऑफ द स्टॉक एज अ रेम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज rendered by her in the course of dissolution of the firm. The value of the stock was 10,000, which had been transferred to the realization account. ठीक है, तो अब इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी हमारी, अब इसकी जनरल एंट्री हमने बनानी है, हमने 10,000 का उसको दे दिया है, तो आंसर शुड बी realization account debit to ईरा कैपिटल अकाउंट। फिर से, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ईरास कैपिटल अकाउंट। First allowed to retain the whole of the stock as a remuneration for services rendered by her in the course of the dissolution of the firm. The value of the stock was 10,000, which had been transferred to the realization account. So 10,000 यहां तक ले लेते हैं, एक मिनट, 10,000। ठीक है, यहां तक हमारा परफेक्ट। देखिए आप लोग अगर स्पेसिमन के आंसर में चेक करेंगे ना, तो उन्होंने 2 एंट्रीज डाली हुई हैं, ईरास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन और फिर रियलाइजेशन टू ईरास कैपिटल। हम एक ही एंट्री पास कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ईरास कैपिटल की। परफेक्ट है, यहां तक हमारे 5 एमसीक्यूज हो गए हैं हमारे फटाफट में। ठीक है ना, अब एक बार देखते हैं हमारे नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन और एसेट्स एंड लायबिलिटीज के अलग अलग हमारे एमसीक्यूज हैं, हम इनको देख के चलते हैं। फिर उसके बाद असर्शन रीजनिंग वाले एक एमसीक्यू हम और सॉल्व करते हैं, 6th वाला। ठीक है जी, चलिए। अमन एंड विनोद आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर बैलेंस शीट शोड ग्रॉस डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। On Milin's admission as a new partner, the assets and liabilities are to be revalued as इतना। ठीक है, what is the net effect of revaluation on assets and liabilities? देखिए इन्होंने मुझे एक छोटा सा रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन दिया है कि नेट इफेक्ट कितना जाएगा, तो मैं एक बार छोटा सा अपना वर्किंग में रिवैल अकाउंट बनाऊंगा, देखते हैं। देखिए बार बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, 1 मार्क्स के जो हमारे एमसीक्यूज होंगे या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे वो भी बहुत बहुत ज्यादा टेक्निकल होंगे, तो प्लीज एक छोटी सी वर्किंग जरूर बनाइएगा सेपरेटली। तुक्कों में, फ्लूक्स में आंसर मत लगाइएगा कि नहीं यार इसका ये हो सकता है। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई हिडन बॉक्स पॉइंट, हिडन आउट ऑफ द बॉक्स पॉइंट जरूर रहेगा, तो प्लीज क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा फिर उसको सॉल्व कीजिएगा। अब इसमें आते हैं, Aman and Vinod are partners in a firm. Their balance sheet showed gross debtors, provision for doubtful debts
On Milan's admission as a new partner, the assets and liabilities are to be revalued. सबसे पहले unaccounted accrued income of 10,000 is to be provided for. रिवल बनाने का छोटा सा तरीका, फर्म को लॉस हो रहा है डेबिट साइड, फर्म को बेनिफिट हो रहा है क्रेडिट साइड. बाय अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम, बाय एक्रूड इनकम हम डाल देते हैं 10,000. ठीक है जी. बिल्स पेबल ऑफ 10,000 विच वर रिकॉर्डेड टू बी डिस्चार्ज एट अ रिबेट ऑफ 10%. देखिए हमने ना बिल्स पेबल थे 10,000 के जो हमने रिकॉर्ड किए हुए थे, अब डिस्चार्ज हो रहे 10% रिबेट पे, तो 10,000 का 10% यानी 1,000. तो मतलब जिनको मैंने 10,000 देने थे उनको बस मुझे 9,000 देने हैं, मेरा 1,000 का बेनिफिट हो गया. फिर से देखते हैं कैसे. सबसे पहले मैंने ये एक्रूड इनकम डाल दिया 10,000. ठीक है. फिर बिल्स पेबल ऑफ 10,000 विच वर रिकॉर्डेड टू बी डिस्चार्ज एट अ रिबेट ऑफ 10%. मैंने जिनको 10,000 रुपीज देने थे उनको बस मुझे 9,000 देने पड़े. 10,000 का 10% यानी 1,000 रुपया मुझे रिबेट मिल गया, छूट मिल गई मुझे. तो बाय रिबेट 1,000. ठीक है. डेटर्स ऑफ 2,000 इज टू बी इरिकवरेबल. अब ध्यान दीजिए, देखिए मैंने पहले से ना 2,000 रुपीज के मेरे डेटर्स मर रहे हैं, पर मैंने पहले से 1,000 का प्रोविजन बनाया हुआ है. मेरे 2,000 के मर रहे हैं डेटर्स, पर पहले से मेरे पास 1,000 का प्रोविजन था. तो मतलब रियलिटी में मेरे कितने बैड डेब्ट्स होते हैं? रियलिटी में मेरे बैड डेब्ट्स होते हैं 1,000 के. ठीक है जी. अब ग्रॉस डेटर्स थे मेरे 152 के, ग्रॉस डेटर्स थे मेरे 152 के, जिसमें से 2 के तो खत्म, तो बचे 150 के. अब 150 का कितना परसेंट प्रोविजन चाहिए मुझे? 2%, यानी कि 3,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. 1 मार्क का क्वेश्चन है बस, पर मेहनत लगेगी वर्किंग बनाने में. ठीक है जी. तो 10,000 प्लस 1 11,000, 11,000 माइनस 1 10,000, 10,000 माइनस 3 7,000. तो यहां पे आता है हमारा गेन, गेन आता है हमारा 7,000 का. देख लीजिए गेन हमारा 7 का. कैसे? फिर से अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम 10 डाल दी, रिबेट मिला 1 डाल दिया, बैड डेब्ट्स हमारे थे 2,000 के, पर पहले से 1,000 का प्रोविजन मिला था 1 डाल दिया. फिर उसके बाद मेरे 152 में से 2 के तो खराब हो गए, बैड डेब्ट्स हो गए, बचे 150 के. 150 का 2% कहा इन्होंने प्रोविजन होना चाहिए, प्रोविजन डाल दिया. 10 प्लस 1 11, 11 माइनस 4 7. तो ये आ गया हमारा गेन 7,000 का. डन. तो ये इसका आंसर है हमारा 7,000 गेन का. क्लियर है? अब ध्यान से, आप लोगों को मेरी नेक्स्ट वीडियो तुरंत मिल जाएगी बहुत जल्दी, जिसमें मैं अगले पार्ट के एमसीक्यूज खत्म करूंगा. तब तक आप लोगों का होमवर्क है ये 5 एमसीक्यूज 6 एमसीक्यूज जो हमने करे हैं, इनकी प्रैक्टिस करना. नाउ वी आर स्टार्टिंग द ट्यूशन क्लासेस टाइप थिंग. आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, आप लोगों का होमवर्क डेली ये जो मैंने पढ़ा है इसको करो कॉपी में. फिर नेक्स्ट डे अगली वीडियो, उसमें हम फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर इसी तरह से. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू जी.